दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों दो नेताओं ने, जी हां, दो नेताओं ने 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी कश्ती को डुबो दिया है। पूरा चुनाव खराब करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कहे तो। लेकिन इन दोनों के राजनीतिक भविष्य को, इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों को खराब करने में भारतीय जनता पार्टी की ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक ऐसा राज्य, जिस राज्य में स्वाभिमान, भावना प्रधान राजनीति और धोखा, दगाबाजी, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती। चाहे बात समाज की हो, चाहे बात सियासत की हो, चाहे बात किसी भी दूसरे तरह के धोखे की हो। लेकिन आप सबने पिछले 2 सालों में देखा कि इस राज्य के बूते, इस राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट को, विद्वान न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को संविधान पीठ बनानी पड़ी, गवर्नर पर सवाल उठाने पड़े। और उस राज्य ने जिस प्रकार से सियासत के दांव पेच को मुंबई से लेकर सूरत, गोवा और गुवाहाटी तक होते हुए देखा, 50 खोखे एकदम ओके की पूरी बिसात को बिचते हुए और उस बिसात को कामयाब होते हुए देखा। अब आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि उस राज्य में 48 में 35 सीटों पर चुनाव हो चुका और 13 सीटें बाकी है। लेकिन ये 13 सीटें 13 नजारे दिखा चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने एनडीए के बैनर तले राज्य में 42 सीटें जीती थी, 48 में 42 सीटें। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इन दो नेताओं के इर्द गिर्द चलती है। दो चेहरे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। शरद पवार की बात करें तो मराठा छत्रप शरद पवार, उद्धव ठाकरे की बात करें तो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे। लेकिन इन दो ने मिलकर पार्टी भले ही इनकी छीन ली गई, सिंबल छीन लिया गया, पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, चाहे वो ईडी के दबाव में गए हो, चाहे वो सीबीआई के दबाव में गए हो, चाहे वो सत्ता के लालच में गए हो, या फिर किसी न किसी तरह के प्रलोभन या दबाव जो दूसरे तरह का भी हो सकता है, उस वजह से गए हो। लेकिन पानीपत की लड़ाई के जमाने से मराठा राजनीति, महाराष्ट्र की भावनाएं और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को लेकर उस उसूल को चलने वाले मराठी समाज में, महाराष्ट्र के लोगों के बीच नागपुरी आरएसएस का कोई वजूद दिखाई नहीं देता। आज तक गुजरात लॉबी अपनी जमीन नहीं बना पाई, और जब वो जमीन नहीं बनी तो उस जमीन को बनाने के लिए जिस प्रकार से घात और प्रतिघात का सहारा लिया गया, उस घात प्रतिघात के बावजूद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जमीन से उठाकर अपनी पार्टी को एक बार फिर से स्थापित कर दिया। यह इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यह लोकसभा चुनाव एनडीए नहीं लड़ रहा, यह लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी नहीं लड़ रही, उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही। यह लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की जनता लड़ रही है। अपने आत्मसम्मान की खातिर मराठी मानुस लड़ रहा है। और वो महाराष्ट्र जिसने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत उस दौर में की थी, जिस दौर में हिंदुस्तान के अंदर विषमता इस कदर हावी थी, जिस विषमता को आज भी एक बड़ी कड़वी सामाजिक सच्चाई के तौर पर स्वीकार करना पड़ता है, उस महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों के बूते एक नई तस्वीर पेश करने का प्रयास किया। लेकिन आज के महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को एक समता मूलक समाज की तरफ ले जाने की कोशिश की, उस महाराष्ट्र की सियासत में धोखा, गुवाहाटी मॉडल, दगाबाजी और इन सब से आगे बढ़कर 50 खोके एकदम ओके का कथित नैरेटिव मराठी मानुस बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि जिन 35 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके या जिन बचे हुए 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां दो लोगों का ही जलवा चल रहा है, उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का। शुरुआत उद्धव ठाकरे से ही करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को राहुल गांधी के लिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी आगे जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए या पूरी इंडिया अलायंस के लिए
एक उर्वर जमीन मुहैया कराई। ये जमीन निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ही मुहैया कराई। और उद्धव ठाकरे की बात ही हम करें तो साफ दिखाई देता है कि बाला साहब ठाकरे की वो विरासत, मुंबई के वो बेताज बादशाह मातोश्री के से जो सत्ता चलती थी, वो मुंबई की किसी राजनीतिक सत्ता पर भारी हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे का फरमान ही मुंबई का फरमान होता था। और आज की तारीख में दो गुजराती जो देश की सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, मुंबई के शीर्ष पर काबिज होने की, मुंबई की नैतिक सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने की जो कोशिश थी, उस कोशिश को मुंबईकर ने, मराठी मानुस ने क्या नकार दिया है। लक्षण तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार 32 महीने चली, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और उस सरकार को गिराने के लिए एक एक कर जैसे लग रहा था कि ऑटो रिक्शा की तरह से चार्टर्ड प्लेन उतर रहे थे और गुवाहाटी जा रहे थे। विधायक वहां पहुंच रहे थे, विधायकों की खातिरदारी हो रही थी, और उस खातिरदारी के साये में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे खेल और तमाशे को राजभवन का दुरुपयोग करते हुए एक बेहद घटिया राजनीति में अपना योगदान देते हुए और राज्यपाल के पद की गरिमा को गिराते हुए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सियासत को, उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी साजिश का हिस्सा बनते हुए राज्यपाल नजर आए थे। अब जनता को वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इन साजिशों को अहमद शाह अब्दाली के दौर में, औरंगजेब के दौर में जब मराठी मानुस बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो क्या आज के दौर में वो बर्दाश्त करने की स्थिति में है? क्या आज के दौर में जिस सूरत पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार आक्रमण किया, उस सूरत के रास्ते सरकार गिराने के लिए, मराठी मानुस की सरकार, महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को गिराने के लिए जिस गुवाहाटी मॉडल का पूरा ड्रामा रचा गया, क्या महाराष्ट्र की जनता ने उसे देखा नहीं? दरअसल देखा, सब कुछ देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, और उन सब का नतीजा इस लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में यदि भाजपा हराओ अभियान सबसे मजबूती से चल रहा है तो राज्य महाराष्ट्र है। और उसकी जड़ में क्या है? इस भाजपा हराओ अभियान की जड़ में क्या है? तो 2022 का वो धोखा है जिसे गुवाहाटी मॉडल कहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने की कवायद है, उस सरकार को गिराने की कवायद है जिसने कोरोना काल में, चाहे शिवसैनिक हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार से मराठी मानुस को या दूसरे राज्यों के लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके कष्ट को कम करने, सुविधाओं को, भोजन को लॉकडाउन के दौर में जमीन तक पहुंचाने का जो काम किया, उसने उद्धव ठाकरे की छवि को बाल ठाकरे के विरासत के साथ और समृद्ध करने की कोशिश की और आगे बढ़ाने की कवायद की। बाला साहब ठाकरे के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनकी सियासत उग्र हिंदुत्व की सियासत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सियासत हिंदुत्व की सियासत तो है। आज महाराष्ट्र में जाकर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति से पूछे, वो बता देगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके लिए कितना काम किया था। वो बता देगा कि बीएमसी के चुनाव को कोई ना कोई बहाना लेकर क्यों टाला जा रहा है, क्योंकि मुंबई में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का झोला उठ जाएगा। लेकिन चुनाव नहीं हुआ है तो क्या झोला नहीं उठा है? मैं आज अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी ऐसी सीट है जो आज की तारीख में सेफ सीट है जो चुनाव जीत रही है? कोई बता पाने की स्थिति में नहीं है। 4-5 सीटें कड़े मुकाबले में बताई जा रही है, बाकी सभी सीटों को माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। पीयूष गोयल मुकाबले में तो बताए जा रहे हैं, जीत को लेकर निश्चिंत नहीं बताए जा रहे हैं। नितिन गडकरी चुनाव हो चुका है, मुकाबले में तो बताए जा रहे हैं, जीत को लेकर निश्चिंत नहीं बताए जा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे का इलाका भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिनता हुआ दिख रहा है। तो इन सब के पीछे हालात किसने बनाए? महाविकास आघाड़ी की बुनियाद के पक्ष में एक सहानुभूति लहर किसने पैदा की? उद्धव ठाकरे ने की। और जब लहर उद्धव ठाकरे ने पैदा की तो फिर वहां नरेंद्र मोदी फैक्टर का कोई वजूद नहीं रह जाता, फिर वहां अमित शाह की चाणक्य नीति का कोई वजूद नहीं रह जाता। याद रखिए, चाणक्य नीति, तथा कथित चाणक्य नीति
वो विधायकों और कार्यकर्ताओं को, दोनों के ऊपर, खासकर लेजिस्लेचर को, विधायक सांसदों को तोड़ने के लिए तो कामयाब हो सकती है, ईडी के इस्तेमाल में कामयाब हो सकती है, लेकिन जनमत को बदलने में कामयाब नहीं हो सकती। जनमत को बदलने का काम महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठी मानुस ही कर सकता है। एक मराठा आरक्षण के आंदोलन ने पूरे महाराष्ट्र को, दिल्ली की सत्ता तक की नींद उड़ा दी थी, लेकिन नींद उड़ने के बावजूद जो कवायद की गई उसने भारतीय जनता पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी वहां से उड़ा करके रख दिया। और आज की तारीख में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना यूबीटी, तो उन 21 सीटों की बात मत कीजिए। मोटे तौर पर महाराष्ट्र के लोगों से बात करने पर साफ दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे 21 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे 48 की 48, ऑल 48 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, उद्धव ठाकरे को कम से कम बीजेपी को इस बात के लिए थैंक्स जरूर बोलना चाहिए, उन्हें धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जमाने में, उस दौर में भी महाराष्ट्र के जिन गिने चुने इलाकों में शिवसेना को कमजोर माना जा रहा था, आज वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना ताकतवर हुई है। तो उसी सहानुभूति लहर के बूते सरकार गिराना, पार्टी तोड़ना, सिंबल छीनना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक घसीट करके ले जाना और अंततः संविधान पीठ बनाने तक मजबूर करना, सब कुछ मराठी मानुस ने देखा और झेला है। संजय राउत लंबे वक्त तक जेल में थे, इसे भी देखा, लेकिन उद्धव ठाकरे की सौम्यता, मधुर भाषा बोलने की उनकी आदत और इन सब से आगे बढ़कर उनकी मासूमियत, जिस मासूमियत के का सबसे बड़ा मुजाहिरा तब हुआ जब उन्होंने राज्यपाल के आदेश के बाद, राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट के लिए कहे जाने के बाद आधी रात को फेसबुक पर आकर जब इस्तीफा दिया और जिस प्रकार से माहौल महाराष्ट्र में बना, माहौल वो अब तक कायम है। और उसी माहौल के बीच सियासत नए सिरे से हो रही है। तो उद्धव ठाकरे को मुंबई तक देखने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे को, उनके पक्ष की सहानुभूति को विदर्भ के यवतमाल तक, दूसरे इलाके तक, खानदेश तक, मराठवाड़ा तक, कोंकण तक, पुणे बारामती तक, हर जगह महसूस किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही चली गई, उद्धव ठाकरे ने सियासत के अर्थमेटिक और केमिस्ट्री, गणित और रसायन शास्त्र दोनों को महाराष्ट्र में बदला। लेकिन क्या धोखा सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही मिला था? क्या पार्टी सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही तोड़ी गई थी? क्या बाला साहब ठाकरे की विरासत को ही छिन्न भिन्न करने की कवायद की गई? जी नहीं, विरासत तो मराठा छत्रप शरद पवार की भी तोड़ी गई, पार्टी उनकी भी तोड़ी गई, परिवार तक तोड़ा गया और परिवार को परिवार से भी लड़ाया गया। लेकिन जनता के बीच का जज्बा देखिए कि 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के किसी भी तालुका में जब निकलते हैं तो शरद पवार मराठा आकांक्षाओं के एक ऐसे प्रतिनिधि जिनका असर सिर्फ मराठा समुदाय तक नहीं बल्कि सभी मराठी भाषी समुदायों के बीच दिखता है। क्या सरकारी कर्मचारी, क्या बेरोजगार, क्या किसान, क्या कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग, क्या छोटे व्यवसायी और क्या दूध और प्याज को सड़क पर बहाने के लिए मजबूर होने वाला आम आदमी। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार होने के मायने को नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जान सकता है। जब बारामती में जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार के लोग ये कहते हैं कि इस देश को 100 बारामती की जरूरत है, आज की तारीख में बारामती की सियासत और बारामती की विरासत को छिन्न भिन्न करने की जो कोशिश हुई, पूरे मराठी मानुस ने इसे दिल पर ले लिया। और जब बात दिल पर आ गई तो शरद पवार को, आप जो लोग जानते हैं शरद पवार को, वो जानते हैं कि शरद पवार की सियासत कैसे जमीन से उठकर खड़ी होती है और कई बार जब जब खत्म करने की कोशिश होती है और ज्यादा मजबूती से सामने आ जाती है। 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे, बसंत दादा पाटिल की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बने थे, राजीव गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन राजीव गांधी ने साथ लाया, मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बेहद कम अंतर से नरसिम्हा राव से पिछड़ गए शरद पवार। क्या इस बार पहली बार कोई मराठा छत्रप भी इस देश में गठबंधन के दौर में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है? ये उम्मीद 84 साल के शरद पवार से ही की जा सकती है कि आज भी जब भी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की बात आती है
तो इस देश में पहला नाम जो लोगों के दिलो दिमाग पर आता है वो अपनी उम्र के बावजूद, अनुभव के बावजूद, अवस्था के बावजूद, परिस्थितियों के बावजूद शरद पवार का ही आता है। मराठी मानुस को यह भी दिख रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिस तरह प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई थी, इस बार जिस प्रकार का मैंडेट दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार के जनादेश की उम्मीद की जा रही है, शरद पवार के रूप में पहले मराठी प्रधानमंत्री का सपना भी साकार हो सकता है। इस देश के लोगों को जिस पद पर जाने से वाई चौहान चूक गए, एक बार शरद पवार भी चूक गए। क्या शरद पवार इस बार लाल किले की प्राचीर तक पहुंच पाएंगे? और उद्धव ठाकरे जिस मजबूती से लगे हुए हैं, शरद पवार जिस मजबूती से लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जहां भी वो चुनाव लड़ रही है 17 सीटों पर, चाहे विदर्भ हो या मुंबई हो, हर जगह जिस मजबूती से लगी हुई है, अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बूते की बात नहीं है कि वो शरद पवार के पक्ष में, उद्धव ठाकरे के पक्ष में चल रही सहानुभूति को रोक सके। ये देवेंद्र फडणवीस के बूते की भी बात नहीं है। आज एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था, किस प्रकार के भद्दे शब्दों का प्रयोग संजय राउत के लिए देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे थे, यह देवेंद्र फडणवीस की निराशा ऐसे शब्दों तक उन्हें ले जा रही थी, उनकी हताशा लेकर उन्हें जा रही थी। और आज भी मराठी समाज में कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस टोपी को छत्रपति शिवाजी महाराज धारण करते हो, उस टोपी को कोई दूसरा धारण कर ले। ये गलती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। और मराठी मानुस क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगा? वो टोपी जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज धारण करते थे, वो उपहार के तौर पर तो किसी को दी जाती है, घर में रखने के लिए, सजा कर रखने के लिए, न कि पहनने के लिए। उस टोपी के प्रति इतना सम्मान है कि कोई मराठी मानुस उसे धारण नहीं करता। लेकिन इस देश में सब कुछ मैं ही हूं, ये मानसिकता जब राजनीतिक दलों के और नेताओं के बीच आकर खड़ी हो जाए, तो फिर और कोई थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त भले ही कर ले, मराठी मानुस एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहां तो धोखा भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, संसाधनों की लूट की भी बात सामने आ रही है, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाने की भी कवायद हुई। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? एकनाथ खड़से का परिवार शायद एक सीट निकालकर बीजेपी के लिए ले जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जो बिसात बिछाई है, सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार से दिन रात लगकर काम किया है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कांग्रेस के कैडर ने इन दोनों के चेहरों का, इन दोनों के पक्ष में चल रही सहानुभूति का 48 लोकसभा सीटों के नतीजों को तय करने के लिए एक पूरे जनमत को तैयार करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि 4 जून का नजारा तो मातोश्री से ही दिखेगा। और मातोश्री से जब 4 जून का नजारा दिखेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि करंट कहां लगेगा। करंट दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी लग सकता है, राजनीतिक करंट वहां भी लग सकता है। लेकिन मातोश्री ने जो बुनियाद तैयार की और शरद पवार ने जिस बुनियाद को सीमेंटेड किया, मजबूती प्रदान की, अब महाराष्ट्र की 48 में 45 सीटें भी चली जाए इंडिया गठबंधन के पक्ष में, यानी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 40 से ऊपर जाने की बात तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। महाराष्ट्र ही वो उम्मीद है जिस उम्मीद के सहारे, यूं कहें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, यही वो राज्य है जिसने यूपी और गुजरात का, हालांकि यूपी में भी हालात बीजेपी के बहुत अच्छे नहीं है, एक तरह से मुकाबला करने की रणनीति बनाई। और इस मुकाबले में बीजेपी कहां खड़ी है? इस मुकाबले में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस कहां खड़े हैं? और इस मुकाबले में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी कौन सी भूमिका देखते हैं, यह भी आप जानते हैं। अजीत पवार जब 4 सीटों पर ही लड़ने पर आमादा हो गए कि 4 से ज्यादा उन्हें मिली नहीं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों की पार्टियों का क्या हुआ। बड़ी बात यह है कि इन दोनों की पार्टियों पर, पुरानी पार्टी, टूट से पहले की पार्टी, चाहे वो शिवसेना रही हो या शरद पवार की एनसीपी रही हो, दोनों पर आरोप लगता था कि परिवारवाद, हर जिले में छोटे छोटे सामंत पैदा हो गए।
लेकिन ज्यादातर ऐसे छोटे छोटे तथाकथित सामंत जो पार्टी को चला रहे थे वो तो निकल करके चले गए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ, और कार्यकर्ताओं की पार्टी जिसे बहुत शिद्दत से बाल ठाकरे और शरद पवार ने बनाया था, वहां कार्यकर्ताओं के लिए जो रास्ता खुला, उस रास्ते ने इन दोनों पार्टियों के लिए इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसी आधारशिला दी जिस आधारशिला के सहारे सीधे दिल्ली की लड़ाई 40+ से महाराष्ट्र से ही शुरू होती है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने में 2019 के बाद 2024 को जिस नाम को याद किया जाएगा उसमें सबसे ऊपर नाम कोई होगा तो यही दो नाम होंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार। देखते जाइए होता क्या है। अंतिम चरण की 13 सीटें बाकी है और इन 13 सीटों में क्या पीयूष गोयल भी कंफर्ट जोन में बने रहेंगे? 2 दिन बाद इसी वक्त शाम में पता चल जाएगा कि कितने बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।